साथियों नमस्कार। साथियों, यूएसए किसे कहते हैं ये कल की मीटिंग से पता चला है। कल सऊदी अरेबिया के रियाद में एक मीटिंग हुई थी जहां पर यूएस के कुछ ऑफिशियल्स आए हुए थे, रशिया के कुछ ऑफिशियल्स आए हुए थे, कुछ ऑफिशियल्स सऊदी अरेबिया के थे और वहां पर चर्चा हुई है कि यूक्रेन रशिया के युद्ध को अंत कैसे करें और कैसे इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाएं। इस पूरे मैटर में हर कोई था, यूक्रेन नहीं था। जी हां, यूक्रेन इस मीटिंग में था ही नहीं। ऐसी अजीब बात है जहां पर हर तरीके की मीटिंग हो रही है, जो मेन प्लेयर है वो है ही नहीं। किस तरह से यूक्रेन का यूज हुआ, किस तरह से यूक्रेन को ठगा गया, किस तरह से एक जोकर के हाथ में यूक्रेन को देने के बाद यूक्रेन को बर्बाद किया गया, आप देखें। इस दुनिया में कई सारे पप्पूज हैं, कई सारे लल्लू हैं जो जब सत्ता में आ जाते हैं तो अपने देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं। उनमें से यूक्रेन का ज़ेलेंस्की है और एक कनाडा वाला था जस्टिन ट्रूडो। ऐसे भारत में भी कुछ हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। किस तरह से ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद किया है आप देखिए। कल जो ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जितने भी ऑफिशियल्स थे, विदेश मंत्रालय के आए हुए थे, यूएस की तरफ से आए हुए थे, रशिया की तरफ से आए हुए थे, और बातचीत में जो प्रस्ताव है, जो यूएस ने प्रस्ताव बनाया है, उस पर चर्चा हुई। प्रस्ताव यूएस ने यह दिया है यूक्रेन को कि भाई यूक्रेन ऐसा है कि हम तुमको युद्ध में बिल्कुल विराम दिलवा देंगे, युद्ध आपका अंत हो जाएगा, उसके बाद हम आपको $500 बिलियन देंगे, यूएस देगा यूक्रेन को। बदले में यूक्रेन में जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन पर 50% का अधिकार यूएसए का होगा। जी, आपको पता होगा यूक्रेन में इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं जितने कहीं नहीं है उस पूरे क्षेत्र में। यूक्रेन के पास कोयला है, यूक्रेन के पास यूरेनियम है, यूक्रेन के पास लिथियम है, यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं। न जाने ऐसे कितने संसाधन हैं जो आने वाले समय में दुनिया के लिए एनर्जी का सोर्स बनेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि यूएसए इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी बड़ी सुपर पावर है कि इसने देशों में गोटियां इसी तरह से सेट करी हैं जिससे कि उन देशों का उपयोग अपने लिए किया जा सके। आज इराक में जो स्थिति पैदा हुई वो किसने करी? यूएसए ने। कुवैत में जो स्थिति पैदा हुई किसने करी? यूएसए ने। कुवैत और इराक लड़ लिए, बाद में दोनों के यहां से तेल को सस्ते में कौन प्राप्त कर रहा है? यूएस प्राप्त कर रहा है। सीरिया में इतनी उठापटक हुई, क्यों हुई? क्योंकि जानबूझ के कराई गई थी। सीरिया में भी कई प्रकार के ऐसे रिसोर्सेज थे जिससे कि आपको गैस मिल सकती थी और यूएसए को गैस चाहिए। गैस के लिए सीरिया में क्या हुआ आप जानते हैं। उसी प्रकार से जिन भी देशों को आप देखोगे, यमन को देख लीजिए, आप इधर फिलिस्तीन की तरफ चले जाइए, वहां भी गैस के भंडार हैं। पूरे ईरान को देख लीजिए, गैस का बहुत बड़ा भंडार है, यूएस ने उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। हर वो क्षेत्र जो बड़े रिजर्व का, ऑयल रिजर्व का, गैस रिजर्व का या अन्य मेटल्स का वो भंडार है, तो या तो वो देश यूएस के पक्ष में हो जाए, नहीं होगा तो तख्ता पलट होगा। वो भी नहीं हुआ तो इस तरह का वहां पे माहौल कर दिया जाएगा कि लंबे समय तक वो देश अपने आप में जूझता रहे और वहां से चीजें यूएस प्राप्त करता रहे। जब यूक्रेन को यूएस ने लालच दिया था कि हम तुमको नेटो में शामिल कर लेंगे, आ जाओ नेटो का सदस्य बन जाओ, नेटो का सदस्य बन जाओ, तो यूक्रेन का ज़ेलेंस्की हाँ हाँ बन जाएंगे, आए 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 आए। पीछे से रशिया ने कहा मत जा मत जा मत जा मत जा, नहीं हम तो जाएंगे, यूएसए ने बुलाया है, यूएसए हमारे को बिल्कुल ऑफर दे रहा है, हमारी रक्षा करेगा, हम तो जाएंगे। तो यूएसए की बातों में आकर के उधर रशिया ने लॉन्च कर दिया और आप देखिए 3 साल से युद्ध में यूक्रेन पस्त हो चुका है। 3 साल के इस युद्ध में यूक्रेन ने क्या क्या गंवाया है? 20% से ज्यादा भूमि गंवा दी है रशिया के हाथ। इस समय देखिए, इस समय जो रशिया है वो यूक्रेन के बड़े क्षेत्र को कब्जा चुका है। पहले स्थिति ये थी, धीरे धीरे रशिया ने एंटर करना स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 ये पिंक वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये रशिया ने कब्जा लिया है और यही वो पोर्शन है जहां पर यूक्रेन के ज्यादातर रिसोर्सेस पाए जाते हैं। 20% क्षेत्र तुमने रशिया को दे दिया। इन 20% क्षेत्र में आप अगर रिसोर्सेज देखेंगे और उनकी वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू है लगभग $3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन के बीच की है, तो लगभग भारत की इकोनॉमी के बराबर का जो रिसोर्सेज है वो रशिया ऑलरेडी अपने कब्जे में ले चुका है। अब इसको क्या कहेगा यूक्रेन? उधर जो बचा हुआ रिसोर्सेज है, जितने बाकी रिसोर्सेज बचे हुए हैं, उनमें अमेरिका ये कह रहा है कि देखो आने वाले समय में तुम किसी भी संसाधन को अगर एक्सट्रैक्ट करते हो, उससे मुनाफा कमाते हो, तो उसका 50% मुनाफा हमें देना। अगर आप नहीं करते, किसी तीसरे देश को बुलाते हो अपने देश में एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसमें से मुनाफा कमाने के लिए, तो उसमें भी मान लो यूक्रेन ने भारत को बुलाया कि भारत आइए और हमारे यहां से लिथियम निकालिए। भारत लिथियम निकालता है, उस लिथियम निकालने के बाद में कुछ प्रॉफिट यूक्रेन को होता है, कुछ होता है भारत को। तो जो यूक्रेन को प्रॉफिट हो रहा है उसमें से भी 50% यूएसए को देना पड़ेगा। यूएसए ने यह भी कहा है कि मान लीजिए कोई आप कल को नए रिसोर्स का खनन करते हैं, वहां पर एक्सट्रैक्शन करते हैं और यूएस को लगता है कि ये यूएस के काम का नहीं है,
तो फिर आप किसी और को दे सकते हो। लेकिन पहले आपको यूएस से पूछना पड़ेगा कि भाई यूएस हमने ये चीज़ निकाल ली है, आपको दे देंगे, आपको चाहिए क्या? यूएस कहेगा नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो आप दे सकते हो किसी और को, वरना पहला अधिकार यूएस का ही होगा। अब आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये क्यों कह रहा है यूएस? क्योंकि यूएस $500 बिलियन दे रहा है यूक्रेन को। क्यों दे रहा है? क्योंकि यूक्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहा है कि हम युद्ध का बिल्कुल विराम करा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, तुमको जैसे हम मदद कर रहे थे ना अभी युद्ध में, ऐसे ही मदद करते रहेंगे, कभी संकट आया तो उसके बदले में ये ऑफर है। अब बताइए आप, कौन जीता कौन हारा? रशिया अपनी तरीके से जीत गया। रशिया ने न सिर्फ यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा किया, यूक्रेन के रिसोर्सेज पर कब्जा किया, बल्कि जो रशिया यूक्रेन के दौरान रशिया पर सैंक्शंस लगे थे, उन सैंक्शंस प्रतिबंध के कारण रशिया ने वो ऑयल और गैस की सप्लाई जो रशिया करता था यूरोप की तरफ, वो ऑयल और गैस की सप्लाई को कम कर दिया, जिसकी वजह से यूरोप को कहीं और से तेल मंगाना पड़ा। जब तेल कहीं और से मंगाओगे पाइपलाइन की जगह, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से तेल और गैस महंगा हो गया, जिसकी वजह से यूरोप को बहुत ज़्यादा महंगाई झेलनी पड़ी, और वहाँ पर कई देशों में तो मंदी भी आ गई। यूरोप का घाटा हो गया। यूरोप में तो यूक्रेन भी आता है, बट रशिया ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर लिया वापस। धीरे धीरे आपने सैंक्शंस लगाए, अच्छा किया। रशिया ने धीरे धीरे डॉलर को ही समाप्त कर दिया अपनी तरफ से। आपने खुद डॉलर फ्रीज किया था उसने, अब रशिया ने सभी देशों से इस प्रकार के संपर्क बना लिए कि उसे डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। रशिया ऐसे विजेता रहा। अमेरिका ऐसे रहा कि उसे एक ऐसे देश पर आधे संसाधनों पर कब्जा करने का मौका मिल गया जिस संसाधन पर अमेरिका अपनी बुरी नजर गड़ाए रखता है। आप ध्यान रखना, आज के ज़माने में सबसे बड़ा जो धन है, सबसे बड़ी जो संपत्ति है, वो है या तो रिसोर्सेज या डेटा। डेटा एआई के लिए प्रयोग में आएगा। आने वाले समय में एआई ही सब कुछ कर रहा है, तो उसमें डेटा चाहिए। भारत के लोग कैसा सोचते हैं, भारत के किस क्षेत्र के लोग कैसा देखते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, किससे मिलते हैं, कैसे पॉलिटिकल विचारधारा रखते हैं, इन सबका सैंपल दो। इस सैंपल को डेटा कहते हैं। आज हम जितनी भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, इन सबके जरिए हमारा डेटा चोरी हो रहा है। या तो किसी चाइना जैसे देश में जा रहा है, या यूएसए जैसे देश में जा रहा है, और ये लोग अपना एआई डेवलप कर रहे हैं उस डेटा से। मैं भारत की नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों की बात कर रहा हूँ, सब जगह से डेटा जा रहा है। आज अगर आप एक दुकानदार हैं, एक बिजनेसमैन है, और आपके पास डेटा है, तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। उसी प्रकार से रिसोर्सेज है। आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, भारत के पास मान लो आज तेल और गैस होता, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रशिया किससे लड़ रहा है, अमेरिका किससे लड़ रहा है। आज हमें दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में गोटियां सेट करनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं। हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हम न्यूक्लियर एनर्जी के मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टर बना चुके हैं ये, लेकिन यूरेनियम हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। अगर हमारे पास होता तो हम क्यों किसी की तरफ देखते हैं? आज हमारे पास लिथियम के भंडार अब मिले हैं, पहले मिल गए होते, इनका हमने रिफाइनिंग कर ली होती, तो आज हम क्यों किसी और की तरफ बैटरी के लिए देख रहे होते? आपको दूसरे देशों पर निर्भर तभी होना पड़ता है जब आपके पास या तो रिसोर्सेज होते नहीं है, या आप उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, या आप उसमें रिसर्च नहीं करते। और जब दूसरे पर निर्भर होते हैं तो फिर आपको दूसरे की शर्तों के अनुसार, दूसरे की परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। उसमें 10 चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो अपने संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने होंगे, या ऐसे देशों से संबंध बनाना होगा जो आपको लगातार सप्लाई करते रहें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कतर वाले में बताया था कि भारत कतर के साथ इतनी दोस्ती क्यों कर रहा है, क्योंकि उससे गैस चाहिए हमें आने वाले समय में। और जहां गैस वाले देशों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं या वहां पर मारकाट मच रही है, वहां कतर एक ऐसा देश है जो लगातार भारत को सप्लाई कर सकता है, वो भी कम दाम पर। तो रिसोर्स एक बड़ी चीज है, और अमेरिका शुरुआत से ही रिसोर्सेज पर बुरी नजर गड़ाई था। पूरे के पूरे अफ्रीका को अमेरिका धीरे धीरे चूस रहा है। वहां लोगों, गरीब लोगों से काम कराता है, मिनरल्स निकलवा लेता है, रिसोर्सेज निकलवा लेता है, और फिर उनको ठंडी चवन्नी पकड़ा करके वापस चला आता है। उसी तरह से एशिया में आप देख लीजिए, कई सारे देश हैं। वेस्ट एशिया को देखो, वहाँ से एनर्जी रिसोर्सेज प्राप्त कर रहा है, जबकि अमेरिका के पास भी ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। अमेरिका के पास भी बड़े बड़े रिजर्व्स हैं हर चीज़ के, बावजूद उसके दूसरे देशों से ले रहा है। क्यों? क्योंकि पहले दूसरों का ले लो सस्ते में, जब खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अपना यूज़ करेंगे। दिस इज कॉल्ड अमेरिका। ठीक है, तो इस पूरे मसले में जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने एक्चुअली अमेरिका से कहा था पिछले साल, ट्रंप से बोला था जेलेंस्की ने कि देखो ट्रंप जी, हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन उसके लिए अगर आप चाहो तो हम आपको थोड़े बहुत रिसोर्सेज दे सकते हैं। हम नहीं चाहते कि इन रिसोर्सेज पर रशिया कब्जा कर ले, हम नहीं चाहते कि रशिया पूरी तरह से लूट ले और रशिया अपने लोगों में बांट दे। हम चाहते हैं कि या तो यूरोप में बट जाए या अमेरिका में बट जाए। तो ट्रंप ने कहा ठीक है, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो लीजिए, 50% दे दीजिए। जेलेंस्की ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। अब आने वाले स्थिति में बात यह चल रही है कि भाई देखिए, यूक्रेन ने जो ये सब किया, अंत में डील ही करनी पड़ी कि यूएसए तुम्हें इतना दे देंगे, रशिया ले ही गया। अगर तुम्हें यही करना पड़ा था तो तुमने अब तक यूक्रेन में लाखों लोगों को क्यों मरने दिया? कई आंकड़े ऐसे कहते हैं कि अब तक यूक्रेन में लगभग 5 लाख से ज़्यादा
सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, लगभग 35 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी जानें चली गई हैं। हजारों बच्चे, हजारों सिविलियन, उनकी जिंदगी का क्या? तुमको अगर ये घटिया लेवल का सौदा करना ही था तो उन लोगों की जिंदगी का क्या जिनके साथ तुम खेल गए? इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। लगभग 28,000 सिविलियन मारे गए यूक्रेन में, लगभग 5,000 बच्चे मारे गए यूक्रेन में। कुछ लोग कहेंगे रशिया में तो भाई 70,000 ट्रूप्स मारे गए। रशिया ने अपने 70,000 सैनिकों को खोया है, बात सही है, लेकिन उसमें रशिया से भी ज़्यादा बाहर के सैनिक थे। आपको याद होगा रशिया की प्राइवेट आर्मी भी है। रशिया ने भारत के सोल्जर्स को भी भर्ती किया, भारत के लोगों को भी सोल्जर के रूप में भर्ती किया। रशिया ने नेपाल के लोगों को भर्ती किया। बीच में रशिया ने इस तरह की वैकेंसीज निकाली थी कि किसी भी देश के लोग अगर रशिया की आर्मी की तरफ से लड़ना चाहते हैं तो आइए। उसमें कई ऐसे थे जो भारत से गए थे, कई ऐसे थे नेपाल से गए थे, भूटान से गए थे, कई ऐसे थे जो अन्य देशों से गए थे। तो रशिया ने तो मैनेज कर लिया। यूक्रेन ने क्या किया? अपने लोगों को मरवा लिया। यूक्रेन में एक भी अमेरिकी सोल्जर नहीं है जो मारा गया है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसकी बात कौन करेगा? बताइए। ये जो जोकर टाइप के ज़ेलेंस्कियों को बिठा दिया जाता है ना सत्ता में, वो ये सब करते हैं। इसलिए हम डरते हैं हमारे देश में पप्पू ना आ जाए, और हम इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि पता नहीं हम किसी एक के पीछे क्यों पड़ गए। किसी एक के पीछे इसलिए पड़ गए वरना ये हाल हो जाएगा हमारे देश का। देखिए ये पूरा यूक्रेन है। इस पूरे यूक्रेन में अगर आप देखो तो हर तरफ देखो $521 बिलियन का रिजर्व ये रहा, $46 बिलियन, $43 बिलियन, $25 बिलियन, $62 बिलियन, $685 बिलियन। हर रीजन यूक्रेन का ऐसा है जो बिलियन ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज अपने पास रखे हुए हैं। पूरे यूक्रेन के पास माना जाता है कि अभी जो निकाले जा सकते हैं ऐसे $13 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, $13 ट्रिलियन। और बाकियों को भी अगर निकाला जाए, उनके एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट किया जाए तो टोटल $26 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। लगभग उतने रिजर्व्स हैं जितनी अमेरिका की इकोनॉमी है। सोचिए भारत की इकोनॉमी क्या है, लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास है। उनके पास $26 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। कई ऐसे हैं जिनमें कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी निकालने में, बट हाँ इतना एफिशिएंसी वहाँ पर है। अगर हम इनके रिजर्व्स की और गहराई में बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रंप ने इस प्रकार की मांग क्यों रखी है। देखिए पूरा आर्टिकल है। रेयर अर्थ मेटल होते हैं जो कभी एक जगह पर इकट्ठे नहीं मिलते होंगे, लेकिन बिखरे बिखरे से होंगे। 250 ग्राम यहाँ मिल गया, 50 ग्राम यहाँ मिल गया, 10 ग्राम वहाँ मिल गया, जिनको निकालने में खर्चा बहुत हो जाता है। इन्हें रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक जगह पर कम पाए जाते हैं और बड़े काम के होते हैं। ऐसे लगभग 17 मेटल्स हैं जो मैग्नेट वगैरह के काम में आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के काम में आते हैं, फ़ोन बनाने के काम में आते हैं, मिसाइल सिस्टम बनाने के काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं। इन सबको यूएस 50% लेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो यूक्रेन हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ 22 out of 34 minerals identified by the European Union as critical according to Ukrainian data. They include industrial and construction materials, ferroalloy, precious and non-ferrous metals and some rare earth elements. यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन के देशों ने ऐसे 22 अलग अलग रिसोर्सेज मिनरल्स छांटे हैं जो आज की आधुनिक युग में अलग अलग उपकरणों में काम आएंगे। उसके साथ ही अगर आप देखें तो यूक्रेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के अनुसार कंट्री पोजेसेस रेयर अर्थ सच एज लेंथेनम एंड सीरियम यूज्ड इन टीवी में जो रेयर अर्थ मेटल यूज होते हैं, लाइटनिंग में यूज होते हैं, नियोडाइमियम यूज्ड इन विंड टर्बाइंस, ईवी बैटरी, सब देख लो, विंड टर्बाइन, ईवी बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल फोन्स, इन सब में यूज हो रहे हैं जी। और आजकल इन्हीं का युग है, एआई इन्हीं से चलेगा। देख लीजिए आप, क्यों बुरी नज़र है। ऐसे कई सारे हैं, इनके नामों को क्या ही पढ़ना, किसी के क्या समझ में आएगा ये सब चीज़ें क्या हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। द स्टेट जियोलॉजिकल सर्विस सेड यूक्रेन हैज़ वन ऑफ यूरोप्स लार्जेस्ट कन्फर्म्ड रिजर्व्स एस्टिमेटेड एट 5 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ लिथियम वाइटल फॉर बैटरीज, सिरेमिक्स एंड ग्लास। जो लिथियम आयन बैटरी आप देखते हैं, 5 लाख टन मेट्रिक टन लिथियम इसके पास है, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन को निशाना बनाया था, जानिए आप, लिथियम के हैं। और आगे देखिए काम की चीज, यूक्रेन्स रिजर्व्स ऑफ ग्रेफाइट, अ की कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, रिप्रेजेंट 20% ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज। ईवी में जो ग्रेफाइट यूज होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होती है, पूरी दुनिया का 20% यूक्रेन में है। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन को चुना। आगे देखिए, इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं कोल रिजर्व वगैरह और यूरेनियम के रिजर्व, कुछ लिथियम के रिजर्व, जिन पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। ठीक है ना, इस प्रकार की तो इनकी रणनीति है। देखिए,
द वॉर हैज कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज अक्रॉस यूक्रेन एंड रशिया नाउ कंट्रोल्स अराउंड अ फिफ्थ ऑफ इट्स टेरिटरी। 20% टेरिटरी पर रशिया का कब्जा है। अबाउट 40% ऑफ यूक्रेन्स मेटल रिसोर्सेज आर नाउ अंडर रशियन ऑक्यूपेशन। यानी कि जितने मेटल धातु वाले रिसोर्सेज हैं उनमें से 40% ऐसे हैं जिस पर रशिया कब्जा कर चुका है। बचे 60%, उनमें से 30% किसका? अमेरिका का। ठीक है, ये तो इनका हिसाब किताब है। उसके बाद जो बाकी और भी इसमें डेटा दिए हुए हैं उन डेटाओं को जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए एक मोटा मोटा आंकड़ा कि मेटल्स में से 40% वो ले गया, बाकी रिजर्व्स में से काम के रिजर्व्स हैं उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा ले गया है, बाकी अमेरिका ले जा रहा है। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व आपके पास ग्रेफाइट का है, पूरी दुनिया का अच्छा खासा रिजर्व आप पे लिथियम का है। क्या किया आपने? बर्बाद कर दिया देश को। आने वाले समय में यूक्रेन यूएसए की कॉलोनी बन जाएगा। जैसे पहले भारत था अंग्रेजों की, भारत में लगभग पूरी दुनिया की 26 से 27% जीडीपी थी उस वक्त। भारत को अंग्रेजों ने इतना लूटा इतना लूटा इतना लूटा कि आज भारत का जो पूरे विश्व के अनुसार अगर परसेंटेज देखें तो वो 2-3% के आसपास रह गया है। सब लूट के ले गए, हम लोगों को इतना गरीब बना गए कि आज हम खुद देखते हैं कि हमारी दशा कैसे हो गई। तो जो भारत के साथ एक ज़माने में हुआ था वो अब यूक्रेन के साथ हुआ है। इसलिए हम समय समय पे अमेरिका की चर्चा करते हैं। कई लोगों को लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, एक ही देश को निशाना क्यों बनाते हो। कई लोगों को लगता है कि हमारे देश में हम कुछ पर्टिकुलर नेताओं को निशाना क्यों बनाते हैं। बिल्कुल बनाएंगे जी, हम नहीं चाहते कि हम दूसरा यूक्रेन बन जाए। कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप बार बार कुछ पर्टिकुलर यूट्यूबर्स को निशाना क्यों बनाते हो या पर्टिकुलर मीडिया को निशाना क्यों बनाते हो, कुछ लोगों के पीछे क्यों पड़ गए हो। कारण है, कल परसों ही खबरें आई हैं यूएस एड की। यूएस एड से लगभग $21 मिलियन हमेशा पैसा दिया जाता था भारत में, और वो पैसा पिछले साल के चुनावों को प्रभावित करने के लिए लगाया गया। उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला था कि भाई इतना पैसा हम क्यों दे रहे हैं भारत को। इसमें कहा गया है कि $21 मिलियन यूएसए भारत को दे रहा था ताकि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ जाए, लोग वोट देने ज़्यादा आए। क्या ज़रूरत है हमें, भारत के पास अपना अच्छा खासा पैसा है और किसी के यहाँ वोटर बढ़े कम हो इससे हमें क्या लेना देना है, हम ये सब अब नहीं देंगे। साफ साफ कह दिया ट्रंप ने। अब ये बताइए भारत में जो ये पैसा आ रहा था ये कहाँ यूज़ हो रहा था, इस पर कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है। ये यूज़ हो रहा था चुनावों को प्रभावित करने के लिए। ऐसा ही पैसा दिया गया था बांग्लादेश को भी, लगभग 28 से 29 मिलियन डॉलर, ताकि वहाँ तख्ता पलट हो सके। ऐसा ही दिया गया नेपाल को भी। ट्रंप ने इन सब पर रोक लगा दी कि अब ये पैसा वैसा कोई नहीं देगा और ये किसी के काम से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। भारत में इस पर बात उठनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ गया, किन के पास गया। और वोटर टर्नआउट तो नहीं बढ़ा। दिल्ली के चुनाव में भी पिछली बार से कम वोटिंग हुई, भारत के चुनाव में भी कम हुई, इससे पहले महाराष्ट्र में भी थोड़ी कम हुई, हरियाणा में भी थोड़ी कम हुई। ये लोग ये चाहते थे कि मोदी के अपोजिट जितने भी हैं वोटर्स वो सब निकलें और कैसे भी करके कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को जिताएं, जो कि नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पैसा यूएस पहुंचा रहा था वो पैसा यूट्यूबर्स ने, पत्रकारों ने लूटा तो सही, लेकिन काम में उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखाई जिस हिसाब से पैसा मिला। इसका मतलब या तो ये कह सकते हैं कि मोदी इतना ताकतवर था, मोदी ने अपना तंत्र इतना मजबूत कर रखा था कि इन जैसे भेड़ियों का उस पर असर नहीं पड़ा। यही हो सकता है। तो इस पर बात क्यों नहीं होती है? इससे ज़्यादा आपको साक्ष्य क्या चाहिए कि हमारे देश पर भी बाहर के बड़े देशों की एक बुरी नज़र थी, है। इससे ज़्यादा क्या साक्ष्य चाहिए? इस पर विचार होना चाहिए। और यूक्रेन का क्या हुआ है वो तो हम देख ही चुके हैं। ये पिंक वाला क्षेत्र वो है जो पूरी तरह से कब्जाया जा चुका है, और ये जो डैशेस आप देख रहे हैं ये वो डैश हैं जहाँ पर रशिया की आर्मी अभी स्थित है, धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। दैट्स ऑल। ये होता है, ये है अमेरिका, ये है रशिया, ये है भारत, और ऐसे होती है जियोपॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।